तो गाइस कैसे हो आप लोग। तो रेनेगार्ड इमॉर्टल के नेक्स्ट नॉवल के एपिसोड नंबर 367 में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि अभी तक हमने पिछले एपिसोड में देखा कि कैसे वालिन आरसीएल से मिलने आ चुका होता है और वो कहता है कि मैं उस बंदे से बात नहीं करता जो कि फॉर्मेशन के अंदर छिपकर बात करने की कोशिश करते हैं, जिसके साथ वो उस फॉर्मेशन की एज पर आ जाता है और वहाँ पर वो अलग ही महसूस करता है कि वो फॉर्मेशन ऐसी है जहाँ पर अंदर का बंदा यहाँ पर दिख रहा है लेकिन वो मौजूद किसी और जगह पे है। कह सकते हो कि वो बंदा यहाँ पर सिर्फ अपने इल्यूजन को कास्ट कर रहा है। यहाँ की स्पेस और दूसरे जगह की स्पेस एक साथ इंटरलॉक हो रही है। इसके साथ में दिखाया जाता है ओल्ड मैन को जो कि वार्न की तरफ देखने लगता है, जिसके साथ वार्न अपने कल्टीवेशन लेवल्स को बढ़ाना शुरू करता है और वो अपने ग्रैंड एम्पायर सन को ऊपर अपने पास ले आता है। अब देखो मैं बहुत ही जल्द कल मैं यहाँ पे रेनेगार्ड इमॉर्टल की कल्टीवेशन लेवल्स को एक्सप्लेन कर दूंगा, क्योंकि यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन होने वाले लेवल्स के बारे में कई लोगों को तो अभी ही ग्रैंड एम्पायर एग्जाल्ट्स और एसेंडेंट्स के बारे में फ़र्क नहीं पता है। इसलिए मैं कल एक कल्टीवेशन लेवल्स के बारे में भी वीडियो ले आऊँगा ताकि कन्फ्यूजन दूर हो सके। जिसके साथ बताया जाता कि यहाँ पर वो ग्रैंड एम्प्रेस की पावर्स को यूज करने लगता है, मतलब उसके पीछे ग्रैंड एम्प्रेस सन आ जाता है जो कि पहले के मुकाबले अभी 10 गुना ज़्यादा बड़ी होती है, जिसमें से पावर्स काफ़ी ज़्यादा टेरिफाइंग निकल रही होती हैं और वो और भी बड़ी होती जा रही होती, जिसको देखकर ओल्ड मैन के एक्सप्रेशन थोड़े चेंज हो जाते हैं और पूछने लगता कि आखिरकार तुम करना क्यों चाहते हो, और बिना किसी हेजिटेशन के अपने हाथ को फैलाकर वहाँ पर से एक बहुत बड़ा सर्कुलिंग जाइंट फ्लाई को निकालता है ताकि वो सन को आते हुए वहां से रोक सके। दिखाया जाता है कि वो निकलकर सीधे वार्निंग पे जाने लगता है और वार्निंग से टकराता है कि इससे पहले वो एक इनविंसिबल बैरियर से टकराकर वहीं पे रुक जाता है, जिसके कारण वो वार्निंग के करीब नहीं आ पाता और चारों तरफ थंडर्स रंबल्स करने लगते हैं। वो वहाँ पे स्मैश कर रहा होता है लेकिन वार्निंग को इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। वार्निंग फिर से अपने हाथों को बढ़ाता है और दिखाया जाता है कि उसके अंदर से एक सोल निकलती है जो सोल किसी और की नहीं सेलेस्टर एम्पायर की मौजूद होती है और साथ में वो सोल को पकड़ता है। फिर से उसकी कल्टीवेशन लेवल राइज होने लगती है। इस वक्त उसकी कल्टीवेशन वाइट ट्रिबुलेंट्स के पीक पर आ चुकी होती है, उसकी पावर्स बढ़ना शुरू करती हैं। साथ में वो सेलेस्टर एम्प्रेस के सोल को भी यूज कर रहा होता है अपनी कल्टीवेशन लेवल्स बढ़ाने की वजह से, जिसके कारण उसकी जो ग्रैंड एम्प्रेस सन होती है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगती हैं और इसी के साथ दिखाया जाता कि वो सेलेस्टर एंचेस्टर के हेड को भी बाहर निकाल देता है और साथ में उसकी पावर्स को अपने ग्रैंड एम्प्रेस सन के अंदर मर्ज करने लगता है ताकि वो अटैक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो सके। दिखाया जाता है कि जैसे ही ग्रैंड एम्पायर की सोल उसके अंदर एंटर करती है, जो सन होती है वो 100 टाइम्स ज़्यादा बड़ी हो जाती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा बड़ी होती है, जिसके साथ वो उसी सन से उस पर अटैक कर देता है, जिसको देखकर वो ओल्ड मैन के एक्सप्रेशन काफ़ी ज़्यादा चेंज हो जाते हैं क्योंकि वो जान चुका था कि ये अटैक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। यहाँ के बीच के अंदर जो फॉर्मेशन है वो भले ही हमारे स्पेस को यहाँ पे बरकरार रखे, लेकिन अगर ये अटैक टकरा है तो हमारे बीच की जो दूरियाँ है, जो स्पेस है, जो फॉर्मेशन मैंने इतने टाइम से बना है, ये डिस्ट्रॉय हो जाएगी। वहाँ पर लू फेंग से मतलब वांग लिन से कहता है कि क्या तुम सच में ली मुआन को रिजरेक्ट नहीं करना चाहते हो, मतलब कि वो अभी वांग लिन को रोकने की कोशिश कर रहा था उसके फॉर्मेशन पर अटैक करने की वजह से। वांग लिन की आगे चमक उठती है और यहाँ पे वो समझ नहीं आता कि आखिर उसे क्या करना चाहिए। वो उस पर अटैक करने के लिए भेज देता है। वाली रुकता नहीं क्योंकि यहाँ पे वो समझ जाता है ये सामने वाला बंदा उसे अपने जाल में फंसाने की कोशिश कर रहा है। अब बताया जाता है कि यहाँ पे जो फॉर्मेशंस मौजूद थी वो असल में इमॉर्टल एस्ट्रल कॉन्टिनेंट में मौजूद थी और वांग लिन का जितना भी अटैक्स था वो प्रीवियस में किया था वो सभी यूजलेस हो चुके थे। वो उसको टच तो नहीं कर सकता था लेकिन उसे एक चीज़ पता थी कि ये फॉर्मेशन लाइफ एंड डेथ के ऑरा को एब्जॉर्ब कर सकती है, इसलिए वो अपने इस पावर्स का यूज़ कर रहा होता है। वांग लिन ने ऐसे बहुत सारे स्पेल्स को अपने पिछले सेलेस्टियल पैलेस में देख रखा होता है, जिसके कारण वो इस पावर्स के बारे में अच्छे से समझता है, जिसके बाद कहा जाता कि वो अपने पार्ट्स को अटैक कर देता है। एंसेंट इंपीरियल टीचर के एक्सप्रेशन काफ़ी ज़्यादा बदल जाते हैं क्योंकि वांग लिन का वो अटैक सच में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होता है। वांग लिन अपने उस अटैक को करने के बाद अपने राइट फुट को उस फॉर्मेशन के अंदर डालता और दिखाया जाता है राइट फुट जैसे अंदर उस फॉर्मेशन के इंटर करता है वो वहाँ पे अपने अंदर से एक अलग ही गैसेस अपीयर करके उस पर अटैक करता है। मतलब ये समझ लो कि वांग लिन ने अभी तक जितनी भी मेहनत की वो सिर्फ एक अपने राइट पैर को अंदर उस फॉर्मेशन के डालने के लिए की होती है, जिसके कारण वहाँ पे अपने राइट पैर से ही अटैक करके एक ग्रीन गैसेस लाइक उसमें छोड़ देता है, जिसकी वजह से वहाँ पे कहा जा सकता है कि वो इंपीरियल टीचर को यहाँ पे कमज़ोर बनाने के लिए हुई होती है।
जिसके साथ दिखाया जाता है कि वहाँ पर फिर से वानी पर अटैक की जाती है और वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा नेट उसकी तरफ फेंका जाता है ताकि वो उसके लेफ्ट पेट को पकड़ कर रख सके। लेकिन यहाँ पर दिखाया जाता है वानी उसको बड़ी आसानी से तोड़ देता है, मतलब कि वो उसको तोड़ दिया होता है, जिसको देखकर इंपीरियल टीचर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। जिसके बाद वो अपनी मुँह से खून निकालते ताकि वो ब्लड सैक्रिफाइस का यूज़ करके उस नेट को और भी ज़्यादा पावरफुल कर सके। जिसके कारण दिखाया जाता है कि वहाँ पर और फॉर्मेशन और भी ज़्यादा पावरफुल हो जाती है। यहाँ पे वो था कि तुम कुछ नहीं कर सकते। और यहाँ पर वो बंदा जो कि इंपीरियल टीचर होता है वो लोगों के सोल्स का भी यूज़ कर रहा होता है फॉर्मेशंस को बनाने में, स्ट्रॉन्ग बनाने में। वो कहता है कि मेरे ब्लड ऑफ सोल्स ऑफ हेवेंस एक्टिवेट हो जा, जिसके साथ उसकी पावर्स होती है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। बताया जाता है वहाँ पे कई सारे सोल्स आने लगते हैं और ये वही सोल्स होते हैं जिसको कि वानी ने केवल में मारा होता है, मौत के घाट उतार दिया होता है। और यहाँ पे कहा जा सकता है कि वो बंदा इंपीरियल टीचर असल में वानी के जितने भी मारे हुए बंदे होते हैं उनके सोल्स को कलेक्ट कर रहा था। यहाँ पर आने का भी उसका एक ही मकसद था, वानी के जितने भी जहाँ स्लाउटर करे उनके सारे सोल्स को वो कलेक्ट कर सके। वो सोल्स सभी ब्लैक गैसेस में बनकर फॉर्मेशंस की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं ताकि वो फॉर्मेशंस को और भी स्ट्रॉन्ग बना सके। और वहाँ पे एक इल्यूजन बन जाती है जो कि सेलेस्टियल क्लैन को रिफ्लेक्ट कर रही होती है। इसके साथ ऐसे ही सारी सीन चलने लगती हैं। वहाँ पे हमें दिखाया जाता है वानी को जो कि इस इल्यूजन को देख पा रहा होता है और बिना किसी हेजिटेशन के वो वहाँ पे फिर से उसी नेट पर अटैक करता है, जिसके कारण इंपीरियल टीचर को फिर से 3 बार उसके मुंह से खून निकालना पड़ता है, मतलब कह सकते हो कि ब्लड सेक्रीफाइस करना पड़ता है। उसके चेहरे से वो पेनफुल एक्सप्रेशन साफ देखा जा रहा होता है। इसी के साथ हमें 3 जायंट वॉर्टेक्स को दिखाया जाता है जो कि उसे रोकने की कोशिश कर रहा होता है, जहाँ पे एक क्लाउड वेव कॉन्टिन्यू होता है और 2 सेलेस्टियल क्लैंस और एक बाकी के ह्यूज पैलेस का सीन होता है, जहाँ पे असल में वानी जाकर कटलेआम मचाई होती है। साथ में हमें दिखाया जाता है कि जैसे ही वो अपनी पावर्स को यूज करता है वहाँ पे कई सारे पिलर्स निकलने लगते हैं, कह सकते हो तो वहाँ पे अपने जायंट पिलर्स चारों तरफ आने लगते हैं और जो सभी पिलर्स अलग अलग जगह पे आ रहे होते हैं। और दिखाया जाता है कि वहाँ पे ग्रैंड एम्परर वू फेंग उसको भी इस चीज़ का एहसास होता है कि वहाँ पे वह कहीं ना कहीं ह्यूज पिलर अपीयर हुआ है। वहाँ पे कई सारे पिलर्स आ जाते हैं जिसमें से एंशिएंट ऑरा निकल रहे होते हैं, जिसको देखकर बाकी के ग्रैंड एम्परर हैरानी से कहते हैं। जहाँ पे हमें वू फेंग को दिखाया जाता है जो कहता है कि ये टाइम से पहले ही निकल पाया, मतलब यहाँ पे जो एम्पीरियर टीचर होते हैं वो किसी चीज़ को एक्टिवेट कर देते हैं जो कि टाइम से पहले ही आ चुका होता है, जो क्या है वो तो अभी हम जानेंगे ही। वानी उन सारे वॉर्टेक्स को देखने लगता है जहाँ पे एंशिएंट एम्परर फिर से 5वीं बार अपने मुंह से खून निकालता है, मतलब खून की उल्टियाँ कह सकते हो। और साथ में दिखाया जाता है वानी को जो कि अपने स्ट्रॉन्गेस्ट अवतार को समन करता क्योंकि वो जान चुका था गंभीरता इस मामले की, जिसके साथ ही वो अपने पार्ट्स को फिर से यूज करने लगता है। वो उस स्पेस को तोड़ने की कोशिश करने लगता है, जिसके साथ वो हमें दिखाया जाता है वो अपने स्लाउटर पावर का भी यूज़ करता है और वो कहता है कि मैं यहाँ तुम्हें मार के रहूँगा ताकि मैं ये बता सकूँ कि तुमने जो किया है वो काफ़ी ज़्यादा गलत है। वो बंदा काफ़ी ही ज़्यादा डर चुका होता है क्योंकि वानी से उसने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो ऐसा करने में भी कामयाब हो पाएगा। यार बंदा इतना पावरफुल है तो ये तो करना ही चाहिए था। इसके बाद दिखाया जाता है कि वो अपने और भी ब्लड सेक्रीफाइस का यूज़ करने लगता है, जिसको देखकर ब्लैक हेयर स्लाउटर वानी उसकी तरफ देखकर कहता है ऐसा लगता है कि तुम मुझसे डर चुके हो और तुम्हें तो मेरे इस ट्रू बॉडी के नाम के बारे में तो पता ही होगा। ये देखकर वो बंदा कहता है कि अगर तुमने इस फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय कर दिया तो ली मुआन को फिर से अवेकन करने का कोई भी चांस नहीं रहेगा। वो सिर्फ एक सोल फ्रैगमेंट है जो कि थोड़ी देर बाद ही डिसअपिएट हो जाएगी, इसलिए तुम्हें संभाल कर रहना होगा। तुम उसे बिना हेवन अवॉइडिंग कोड में भी ले जाओगे तो वहाँ पर तुम अवेकन नहीं कर पाओगे। अगर तुमने उसको अवेकन करना तो इसी फॉर्मेशन पे रिलाई करना होगा। मतलब वो वानी को पूरी कोशिश कर रहा था उस फॉर्मेशन को न डिस्ट्रॉय करने की वजह से। वहाँ पे वो क्या था कि आखिरकार तुम्हारे कहने का मतलब क्या है, आखिरकार तुम ये क्या कर रहे हो। लेकिन हमें एंशिएंट या इंपीरियल टीचर को दिखाया जाता है जो कहता है कि असल में ये फॉर्मेशन इंपीरियल गॉड रियलम की ओपनिंग है, मतलब इमोरियल गॉड रियलम की ओपनिंग होती है। इसके बाद वो कहता है कि अगर तुमने इसको तोड़ा तो तुम्हें पता होना चाहिए कि ली मुआन कभी भी इस री इनकारनेशन से जाग नहीं सकती है, वो री इनकारनेशन के पेन को भी बर्दाश्त नहीं कर सकती हैं। अगर तुम्हें उसको बिना किसी री इनकारनेशन पेन के जाना होगा तो तुम्हें इमोरियल गॉड रियलम में इंटर करना होगा। वहीं पे तुम जाके री इनकारनेशन को तोड़ सकते हो ताकि तुम ली मुआन के वापस ला सको, ताकि तुम उसको वापस फिर से अपने पास देख सको। और वो बताता है कि ये री इमोरियल गॉड रियलम मैंने अभी पार्शियली ओपन कर दिया है लेकिन अभी ये कम्प्लीटली
कम्प्लीटली ओपन नहीं हुआ है। और असल में हमें बताया जाता है कि जो पिलर्स राइज हुए थे, जिसको देखकर वुफेंग कहा होता है कि ये तो बहुत ही जल्दी खुल गया, असल में वो इमोरियल गॉड रियलम है। अब ये कौन सा रियलम है वो तो हम आगे जानेंगे जब वालिन इन सबसे निकलकर उस रियलम में एंटर करेगा। और दिखाया जाता है इसी के साथ ये सारी चीज़ें सुनकर उस वालिन के अंदर आंखों में किलिंग इंटेंट रिलीज होने लगता है, लेकिन वो रुकता है। और फिर एंसेंट फिर से कहता है कि तुम अगर इस फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय करोगे तो तुम कभी भी नहीं जान पाओगे केवल के ट्रुथ के बारे में, और तुम कभी भी इमॉर्टल एस्ट्रल कॉन्टिनेंट में नहीं जा पाओगे। यहाँ पे दिखाया जाता है कि उनमें बहस होने लगती है, काफ़ी ज़्यादा बहस होने लगती है, जहाँ पे ये कहा जा सकता है कि पूरे चैप्टर में वो बंदा वांगलिन को यही समझाता है कि तुम इस फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हो। वांगलिन अपने किलिंग इंटेंट को ऐसे सप्रेस करते रहता है, जिसके साथ दिखाया जाता है कि वहाँ पे सेलेस्टियल क्लैंस मतलब एंशिएंट क्लैंस भी अपीयर होने लगता है, जहाँ पे ऐसे ही सारी चीज़ें टाइम बाय टाइम बीतने लगती है, वो सब खड़े होते हैं। जिसके साथ हमें फॉर्मेशंस के अंदर फिर से एंसेंट और इंपीरियल टीचर को दिखाया जाता है, जो कहता है कि तुम्हारे जितने भी सवाल हैं तुम जरूर इमोरियल गॉड रियलम में जाओगे तो वहाँ पे तुम्हें सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। जिसको सुनकर वहाँ पे वालिन कहता है कि क्या सच में। अब यहाँ पे देखो फिर से बकवास हो रही है, अगर मैं फिर से इसको एक्सप्लेन करने जाऊँगा पूरी डिटेल में तो आप लोग कहोगे यार वीडियो काफ़ी ज़्यादा बोरिंग हो गई है। इसके बाद हमें वालिन को दिखाया जाता है, जो कहता है कि फाइनली मैं तुम्हारी बातों पर विश्वास नहीं करता। तो ये देख कर एंसेंट और इंपीरियल कहता है कि तुम्हारे पास एक स्ट्रैंड ऑफ वाइट हेयर मौजूद है ना, और एक फिश स्कल। वालिन के पास सच में वो दोनों चीज़ें मौजूद थी, और वो कहता कि हम तुम्हारे पास तो दोनों चीज़ होनी ही चाहिए, तुमने तो ऑब्टेन कर ही लिया होगा। जिसके बाद वो कहता है कि अगर ऐसा नहीं, तुमने जो भी किया वो ऐसा नहीं चलना चाहिए, तुम्हें फॉर्मेशन को डैमेज नहीं करना चाहिए था, जरूर इसमें कुछ ना कुछ तो गलत हुआ चाहिए। यहाँ पे ब्लैक हेयर वालिन को दिखाया जाता है, जो कहता है कि इंटरेस्टिंग, चलो मैं इस फॉर्मेशन को छोड़ सकता हूँ, लेकिन मुझे बताओ कि आखिरकार तुम्हें इस फॉर्मेशन को एक्टिवेट करने के लिए मेरे ओरिजिनल बॉडी के द्वारा ही मारे गए सोल्स की क्यों जरूरत है। ये भी तो सवाल है, आखिरकार वालिन के ही मारे गए बंदों के सोल्स की ही क्यों जरूरत है, आखिरकार वो खुद से लोगों को मारकर उसके सोल्स को क्यों नहीं कलेक्ट कर लेता है। अब ये देखकर वो उसे बताना नहीं चाहता था, लेकिन वो ये कहता है कि इसलिए क्योंकि इमोरियल गॉड रियलम में वो उससे आगे कुछ बोल पाता, इससे पहले उसके सर में दर्द होने लगता है, मानो वो बोल ही नहीं पाता। और वो कहता कि मैं नहीं बता सकता हूँ, ये मेरे वसूलों के खिलाफ, मैं नहीं बता पाऊंगा, लेकिन वो कहता कि मुझे जाना है, लेकिन फिर से बोलने जाता वो कुछ बोल ही नहीं पाता। ऐसे मान लो कि उस पर रेस्ट्रिक्शन लगी हो, जो कि उसे किसी चीज़ को ये बताने से रोक रही होती है। जिसके बाद वो कहता है कि मैं सच कह रहा हूँ, उस पर यकीन करो, मैं जो भी कहा वो सच सच कहा, तुम्हें सारे सवालों के जवाब उसी इमोरियल गॉड रियलम में जाने के बाद मिल जाएंगे। अब वालिन उसी की तरफ देखने लगता है, और दिखाया जाता है कि वो अपने पावर्स का यूज़ करके फिर से फॉर्मेशंस को कंटिन्यू करता है, और कहता है ठीक है तुम फॉर्मेशंस को कंटिन्यू कर सकते हो। इसके बाद हमें इमॉर्टल एंसेंट डाओ एम्परर इंपीरियल टीचर को दिखाया जाता है, जो कहता है ठीक है, लेकिन फिर से वो खून की उल्टियाँ करता है। जिसके साथ दिखाया जाता है फिर से वहाँ 6 प्रीवियस वॉर्टेक्स आने लगते हैं, मतलब और भी पिलर्स वहाँ पे आना शुरू कर देते हैं, और टोटल 8 ब्लैक वॉर्टेक्स वहाँ पे अपीयर हो जाते हैं, और सभी वॉर्टेक्स अलग अलग डायरेक्शन में जाने लगते हैं। वो स्काई की तरफ नहीं बल्कि पूरे के पूरे 72 कॉन्टिनेंट्स की तरफ जाने लगते हैं, और जितने भी कॉन्टिनेंट्स के बंदे होते हैं सबको मान लो कि पता चल गया होता है कि इमोरियल गॉड रियलम खुलने वाला है, मतलब अभी तक पूरी तरह से खुला नहीं होता है। अब दिखाया जाता है 9 ब्रेथ के साथ ही वहाँ पे फिर से पूरा का पूरा इमोरियल एस्ट्रल कॉन्टिनेंट ब्लैक हो जाता है, और फिर से वहाँ पे उजाला हो जाता है, फिर से ब्लैक होता है, फिर से उजाला होता है, फिर से ब्लैक होता है, मतलब टोटल 9 टाइम्स होता है। और 9 ब्रेथ में हर बार एक उजाला और एक काला अंधेरा हो रहा होता है, जिसकी वजह से सब लोग को पता चल जाता है कि कुछ ना कुछ तो होने वाला होता है। पूरे इस चीज़ में यही दिखाया जाता है, और से इसको देखकर काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है, क्योंकि उसने जो प्लान किया होता है वो थोड़ा बहुत तो सक्सेसफुल हो ही रहा होता है। इसके साथ हमें दिखाया जाता है बाकी सारे ग्रैंड एम्प्रेस को, जैसे ग्रैंड एम्प्रेस जीडू, वो भी अपने क्लोज डोर कल्टिवेशन को बंद करके बाहर की तरफ देखने लगते हैं, जहाँ पर वो इस नज़ारे को देखकर हैरान हो जाते हैं, और कहते हैं कि ये तो सच में इमोरियल गॉड रियलम है। ऐसा लगता है कि ये थोड़ा सा समय से पहले खुल चुका है, लेकिन ये सही है। और वो सोचने लगता है कि आखिरकार इसका मतलब क्या है, लेकिन ये बात सुनकर वहाँ से पीछे आवाज़ आती है, जो कोई और नहीं हाईजी होती, कहती है कि ये पहला दफ़ा है इमोरियल गॉड रियलम का, जो कि अभी कंप्लीटली ओपन तो नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ पे अभी वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट। वो समझ जाती है कि जो पहले के ज़माने में जब इमोरियल गॉड रियलम खुला था तो उस वक्त की जो ऑरा थी अभी के फिलहाल में अलग है, और समझ जाते हैं कि वो अभी पूरी तरीके से खुला नहीं होता है, अभी उसमें टाइम लगने वाला है। अब यहाँ पे एक और जीडियो को दिखाया जाता है, मतलब वही जीडियो रहता है जो एक्साइटेड होते हुए कहता है कि ये तो कंप्लीट ओपनिंग होने जा रही है, लेकिन यहाँ पे वो सब हैरान था कि आखिरकार ये समय से पहले खुल क्यों रहा है।
मतलब खुला नहीं कम्प्लीटली, ये समझ लो। जिसके बाद दिखाया जाता है कि वो लोग एसी के बारे में बात करने लगते हैं। पर यांग सेक्ट में हमें जेमिनी को भी दिखाया जाता है जो कि क्लोज डोर कल्टीवेशन में थी, और वो भी इस ऑरा को देखकर बाहर निकलते हैं। और सभी लोग जितने भी एम्प्रेस होते हैं सभी लोग आसमान की तरफ देखने लगते हैं। यहाँ तक कि वानी के टीचर जुआन लुओ को भी ये नोटिस पता चल जाती है। यहाँ पे वो भी समझ जाते हैं कि इमोरियल गॉड रेलम समय से पहले खुल चुका है। सोचने लगते हैं कि क्या ये वायलिन की वजह से हुआ है, मतलब कह सकते हो। तो ये नहीं सोचा गया था, बस मैंने ऐसे ही कह दिया। तो इसी के साथ हमारा ये एपिसोड खत्म होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और देखते हैं कि आखिरकार ये जगह कौन सी है। तो तब तक के लिए बाय।